कि पढ़े लिखे लड़के हैं और अंजलि बहुत तैयारी कर रही है, बहुत बड़ी बड़ी जो है बुक्स पर रिसर्च कर रही है, डायरेक्ट सेल के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेती है। और नेक्स्ट मंथ से अंजलि और हमारी दोनों साथ में नहीं रहने वाले हैं, ये इसका अपना काम चालू करे, क्योंकि हमने 3 महीने की ट्रेनिंग दे दी और आपके साथ भी ज्यादा रहने वाले नहीं, थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो, आके यहाँ से जाने वाले हैं। 7 बजे बिदर से हमारी ट्रेन है, तो 1.5 साल तक फिर वापस नहीं आएंगे। अंजलि को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल आप वेबिनार ले सकते हैं, अपनी टीम को इकट्ठा कर सकते हैं, और नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे यंगस्टर है वो एक चैलेंजिंग है। नए बच्चे ना, उनके सोचने का तरीका अलग है और हमारे पूरे सिस्टम ने तरीका ही अलग बना दिया। 99% फैमिली अपने बच्चे को सिखाती है बहुत अच्छे पढ़ो, आईएएस बनो, कलेक्टर बनो, आईआईटी इंजीनियर बनो, एमबीबीएस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। थोड़ा सोचो आप क्या बोल रहे हो। इसमें से एक भी जगह मालिक बनने की बात नहीं बोली, सब जगह नौकर बनने की बात। कलेक्टर नौकर, इंजीनियर नौकर, डॉक्टर नौकर। 99% लोग, मेरे भाई थोड़ा समझिए दुनिया के आंकड़ों। दुनिया के जो टॉप 100 बिजनेसमैन है, जिसमें इंडिया के भी 4-5 है, गूगल का मालिक भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक भी आ गए, सब रिलायंस के मालिक भी आ गए, 100 बड़ी कंपनियों के जो प्रमोटर है ना, उनमें से एक भी आदमी कभी अपनी क्लास का टॉपर नहीं रहा। इतनी कंपनी की बात कर रहा हूँ, इंडिया की नहीं, दुनिया की जो कंपनी की बात कर रहा हूँ, एक भी आदमी क्लास का टॉपर नहीं रहा। और जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी के टॉपर ना, वो नहीं यहाँ पर काम करता। तो माइंड सेट को बदलने का वक्त आ गया है, एक प्लेटफॉर्म देने का और समय बनाने का वक्त आ गया है कि हम अच्छी से बात को समझें, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने आपको बताया कि 1973 के बाद किस तरह से मैंने अपना काम चालू किया। फेसबुक के प्रति मेरी बचपन से ही बहुत अट्रैक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैं 9 साल का था तो पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ, माँ बाप और 6 भाई बहनों की फैमिली हुआ। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। कोई प्रॉब्लम हो रही है? एक तो चला अभी अभी ध्यान केंद्रित तरफ हो, न कभी लाइट मुझे रोक पाई है, न बाइक रोक पाया है। हमारे काम करता रहेगा। की बात मैं जहां पर भी सेमिनार में जाता हूँ 90% जगह लाइट जाती है, तो भी मैं अपनी सेमिनार रोकता हूँ, मैं अपना बोलना चाहूंगा। तो जब आपको कुछ सीखना होता है, मन में लालसा हो गया, और जब आपके अंदर कोई जज्बा होता है, तो ये छोटी मोटी बाधाएं आपको जीवन में कभी रोक नहीं पाए। ये उन लोगों के बहाने होते हैं, वो अपने आप को शाबाशी देते हैं, तू क्या करेगा, तू तो बेचारा है, मुझे बारिश आ गई थी, तू क्या कर सकता था, खुद को ही धन्यवाद देते हैं। ऐसा करने से कामयाबी आती, कामयाबी ऐसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने से आपकी अलग परिस्थिति हो सकती है, मेरी अलग परिस्थिति हो सकती है, और हर परिस्थिति में आगे की तरफ हमें जाना पड़ेगा। बहाने बनाने से कामयाबी बहानों को नहीं मिलती, वो देखती कि तूने किया के लिए। तो फेसबुक के प्रति मेरा अट्रैक्शन था, क्योंकि पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, ट्रांसपोर्ट में पेंशन आया करती थी, माताजी अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचा करती थी, और पिताजी ने घर के बाहर दुकान लगा रखी। छोटी मोटी इनकम आती थी, सभी भाई बहन स्कूल में कॉलेज में पढ़ा करते थे, सबका फोकस था कि किसी तरह सारे बच्चे पढ़ लिख जाए। माँ बाप ने अपने सारे सपनों को त्याग दिया, उनका एक ही सपना था कि बच्चे काबिल हो, और फोकस मेरी तरफ था, क्योंकि पूरी फैमिली का सबसे छोटा आदमी मैं था, क्योंकि मेरे पे ही उनकी जिम्मेदारियां खत्म होने वाली थी। वो मुझे बहुत पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, बचपन से ही पैसे कमाना चाहता था। क्योंकि माँ बाप के बीच में जब भी कोई तनाव झगड़ा टेंशन होता था, तो उसकी वजह पैसा होती। पिताजी कहते थे माँ को बार बार बजट बिगाड़ दिया है, माँ कुछ पैसों के बारे में फिर बात करती,
तो बचपन से दिमाग में फिट हो गया है भैया पैसे कमाओ। अब पैसे कमाने के लिए मैंने किसी से पूछा कैसे पैसे कमाते हैं, तो किसी आदमी ने कहा भाई पैसे दो तरीके से कमाते हैं, या तो नौकरी कर लो या बिजनेस करो। तो मुझे डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूं। तो मैं मोहल्ले का सर्वे करके आया शहर में, साल 6वीं क्लास में पढ़ा था, पूरे मोहल्ले में घूम के आया। जो भी नौकरी करते थे उनके घर पर साइकिल थी, और जो बिजनेस करते थे उनके घर पे स्कूटर था। और 6वीं क्लास में मैंने सोचा करूंगा अब बिजनेस करना है तो किसका करना है। आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ बहुत ढंग से समझने की कोशिश। कोई भी आदमी बिजनेस में इसलिए नाकामयाब नहीं होता कि इसके अंदर दिमाग की कमी होती है। दिमाग से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं। दिमाग तो केवल एक सपोर्टिंग एक्टिविटीज है बिजनेस की। बिजनेस के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसमें से एक दिमाग भी हो सकता है, लेकिन केवल दिमाग से कामयाब नहीं। सबसे पहले बिजनेस के सिलेक्शन से ही बिजनेस की कामयाबी निर्धारित है। और बिजनेस का सिलेक्शन होता है समय, स्थान और परिस्थिति के हिसाब। आपका टाइम, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। और अगर आपने सही बिजनेस का सिलेक्शन नहीं किया तो आप कितने भी दिमागदार हो, आप कामयाब हो जाओ। कितने भी दिमाग। मेरे दोस्त और मैंने दोनों ने डायरेक्ट सेलिंग एक्सेल चालू की थी। मेरे दोस्त ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को चुना डायरेक्ट सेलिंग में। अमेरिका की वो कंपनी थी, वर्ल्ड के 80 कंट्री में काम करती थी। उस समय उसका 80,000 करोड़ का टर्नओवर था पूरी दुनिया में। उसकी कंपनी मजबूत है, इसके साथ काम करूंगा। और वो कंपनी 400 रुपए का टूथपेस्ट बना दी। और उसने कंपनी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन पूरे मोहल्ले में, सर्कल में एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो 400 का टूथपेस्ट खरीद सके। कंपनी बहुत अच्छी, टेस्ट बहुत अच्छा, लेकिन आपके पास ग्राहक नहीं है। वो एक दो बार किसी को जबरदस्ती देकर आ जाता था, दोबारा कोई डिमांड नहीं करता था। टेस्ट अच्छा होते हुए भी डिमांड नहीं करता था, क्योंकि लोगों की सैलरी 100-200 रुपए थी और टेस्ट 400 रुपए का। मैंने किसी कंपनी चालू हुई, इसमें चालू हुए तो 1-2 दिन हुए, लेकिन उसका मेन प्रोडक्ट था कपड़ा। और मेरे सारे लोग कपड़ा पहनते थे। मैं मोहल्ले का सर्वे करने गया कि कौन कपड़ा नहीं पहनता, तो सारे कपड़े, और पूरा मेरा चल पड़ा। तो वो बड़ी कंपनी करता था, फिर भी नहीं चला। अपने समय, स्थान, परिस्थिति के हिसाब से आपको बिजनेस को सेलेक्ट करना है। बिजनेस तो तुम डायमंड का भी कर सकते हो ना, लेकिन उसको तो पैसा चाहिए, कैपिटल नहीं है, तो आपका सिलेक्शन गलत होगा। उधार लाकर करोगे, वैसे ही डूब जाओगे। एक आदमी बहुत अच्छे समोसे बनाता, भीलवाड़ा में बहुत अच्छे समोसे बनाता था। इतना जोरदार समोसा बनाता था कि कोई भी सेलिब्रिटी भीलवाड़ा में आती थी ना, बिना समोसा खाए नहीं जाती। समोसा बनाने वाला जो कारीगर था, वो किसी की नौकरी करता था। समोसे बना बनाकर उसने किसी एक व्यक्ति को करोड़पति बनाया। किसी आदमी ने उन्हें समझाया कि समोसे तो तुम्हारे बिकते हैं, तुम अमीर उसको क्यों बना रहे हो, तुम तुम्हारी दुकान क्यों नहीं खोल रहे। उसे गलत फहमी हो गई, उसने दुकान खोली और सबसे उसने अपनी दुकान पर समोसे बनाना चालू किए। समोसा बिकने बंद हो, क्योंकि समोसा बनाना अलग काम होता है और समोसा बेचना अलग काम होता है। और तो बनाने से कुछ बनाएगा, बनाने से कोई चीज नहीं होती। बेचने की अलग एबिलिटी होती है और बनाने की अलग एबिलिटी। कई बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, जहां की दाल बड़ी फेमस होती है, तो फिर वो अपनी खुद की दाल क्यों नहीं बना लेता, वो क्या पागल है क्या? नहीं मेरे भाई, बेचना अलग काम है और बनाना अलग काम। और बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर दोनों गुण एक साथ होते हैं। कुछ लोग केवल बेचने में ही माहिर होते हैं और कुछ लोग केवल बनाने में ही माहिर। उस आदमी का समोसा क्यों बिकना बंद हो गया? क्योंकि इसे समोसा कहां बिकता था उसे पता ही नहीं। उसने समोसे की दुकान लगाई शमशान के गेट पर, क्योंकि सबसे सस्ती दुकान वहीं मिल रही। तो उसने किराया बचाने के लिए कहा समोसा ही तो मजबूत है भाई, तो शमशान पे न जाएंगे लोग। तो 1,000 रुपए में दुकान मिल रही थी, वहां पर जाकर उसने समोसे बनाना चालू कर दिया।
और मजे की बात है, दुकान तो किसी और की ली, उसने बाहर की जगह ली ताकि सस्ती मिले। अब पहली वाली दुकान 11 बजे बंद होती थी, तो वो समोसे की दुकान रात को 11 बजे खोलता। पहला तो दुकान लगाई शमशान के गेट पर और खोलता रात को 11 बजे, जब कुत्तों की आवाज आती। अब कितने भी अच्छे समोसे बना लो, कोई खाए। द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं क्या बिजनेस करूं, तो मैं अपने परम मित्र के पास गया। परम मित्र मतलब दिमाग, परम मित्र मतलब परम मित्र मतलब दिमाग, परम मित्र मतलब दिमाग। परम मित्र क्यों बोलता हूं, क्योंकि दिमाग केवल आप ही का होता है, पड़ोसी का नहीं। बहुत मजे की बात है, दिमाग का कोई दिमाग भी नहीं होता, ये केवल आप ही का दिमाग होता है। ये परम मित्र जो आप कहते हो वही करता है। जैसे एक बार ना अकबर बादशाह और बीरबल बैठे थे घर पर, खाने का समय हो गया। बेगम जो है ना बैंगन की सब्जी लेकर आई। अकबर को बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उस समय अकबर है ना, उस समय भी बेगम के सामने बोल नहीं सकते। आप भी नहीं बोल सकते तो कोई बड़ी बात नहीं, अकबर भी नहीं बोल सकते। उस समय अकबर भी नहीं बोल सकता। अकबर कुछ बोलने वाला था बेगम के बारे में, लेकिन वो देखा था बेगम एक बार चले जाए तो बोल। बेगम जो ही अंदर गई, उसने बीरबल को कहा, यार ये बेगम का भी दिमाग खराब है, ये बैंगन की सब्जी बनाती है, न तो इसका कोई टेस्ट है, न तो इसका कलर है, बताओ ये भी कोई सब्जी है? बोल बीरबल, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो बीरबल कहता, सही महाराज, एकदम सही फरमा रहे हैं। जिस सब्जी का नाम ही बेगुण, जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, वो कैसे अच्छी हो सकती है? जिसका कलर काला है, वो कैसे अच्छी हो सकती है? महाराज एकदम सही फरमा रहे हैं। जय जयकार कर दी। जय जयकार हो गई। अब 3 महीने बीत गए। अब जब 3 महीने बीत गए, तो 3 महीने बाद फिर बैंगन की सब्जी का नंबर आया। बेगम ने 3 महीने बाद फिर बैंगन की सब्जी बनाई। फिर महाराज का दिमाग खराब हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अब दिमाग खराब तो ये जिंदगी में होता रहेगा 3 महीने में, इससे तो काम चलने वाला नहीं है। तो उसने कहा कि क्यों ना बीरबल का एग्जाम ले लें। तो बीरबल को बेगम जाते ही बोला, महाराज महाराज ने बोला, बीरबल मैं कितना खुश नसीब हूं कि मुझे ऐसी बेगम मिली। मेरी सबसे पसंदीदा सब्जी है बैंगन। बैंगन जैसा टेस्ट दुनिया की किसी पृथ्वी पर कोई सब्जी नहीं दे सकती। बोल बीरबल, तेरा क्या कहना है? बीरबल ने कहा, महाराज एकदम सही फरमा रहे हैं, बैंगन तो सब्जियों का राजा है, तभी तो इसके सर पर ताज है। बीरबल ने अकबर ने बोला, यार आदमी है कि खच्चर है? 3 महीने पहले मैं कह रहा हूँ खराब है तो तू कह रहा खराब है, 3 महीने बाद मैं कह रहा हूँ अच्छा है तो अच्छा है। तो बीरबल ने जवाब दिया, महाराज मैं सेवक आपका हूं, बैंगन का नहीं। क्या बोला? मैं सेवक आपका हूं, बैंगन का नहीं। जहां मेरा राजा मैं उधर ही जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग भी यही कहता है, जहां मेरा राजा मैं उधर जाऊंगा। इस दिमाग को जो प्रश्न पूछोगे वही जवाब देगा। आपने बिजनेस किया, दिवालिया हो गई, कर्जदार हो गए, लोग आपसे पैसा मांगते हैं, आप रात को लेट लेट घर पर आते हैं, सुबह भाग जाते हैं। एक दिन रात को आकर सोए, सुबह लेट ट्रेन खुली, घंटी की आवाज से टिंग टांग। जब आपने खिड़की को थोड़ा सा खोल के देखा तो लाला पैसा मांगने आया। आप डर गए, घबरा गए और आपने तुरंत अपने परम मित्र से पूछा। परम मित्र कौन है? परम मित्र से पूछा, अरे लाला आ गया पैसे मांगने के लिए, कैसे बचूं? पूछा कैसे बचूं? तो दिमाग ने कहा भाग जा। आप जो पूछोगे वही तो जवाब देगा। आपने मछली का सवाल पूछा, वो मछली का जवाब देता है, क्योंकि दिमाग का कोई दिमाग नहीं होता कि वो फिर सोचे। उससे पूछा कैसे बचूं? भाग जा। आपने कहा कैसे भागू? आगे गेट पे तो मामू खड़ा है, वो पीछे वाले गेट से भागो। अरे पीछे कैसे भागो? वो कहता खिड़की से बीवी की सारी बातें भागो। वो भागने के जवाब देता है, तुम प्रश्न ही ऐसे तुमने पूछा होता, अरे मैं कब तक ऐसी सादगी वाली जिंदगी जीता रहूंगा?
व्हाइट कॉलर की जिंदगी जीना चाहता हूँ, सर को उठा कर जिंदगी जीना चाहता हूँ। मेरी गलती हो गई, मुझे नुकसान हो गया, मेरा कर्जा हो गया, लेकिन अब बता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। तो दिमाग राय देता कि तुम्हें लोगों का पैसा डुबोना है, लोगों का हक बनता है तुम्हें गरीब की बातें करने का। लोग तुझे गालियां देंगे, गर्दन झुकाकर सुन, जो कि तुमने गलती की है, उनका पैसा डूबा है, उनका हक है, तो गर्दन झुकाकर सुन और धीरे से उनको बोल, लाला मुझे नुकसान हुआ है लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं, मुझे नुकसान हुआ है लेकिन मैं बेईमान नहीं हूं। अब लाला तुम्हारे पास और मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट एक ही है कि थोड़ा पैसा तुम मुझे फिर उधार दो, मैं बिजनेस करूं और तुम्हें पूरा पूरा पैसा कमा कर वापस लौटाऊं। और मजे की बात है, लाला के पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं। लाला तुम्हें मार भी देगा तो पैसा एक रुपया नहीं। लाला तो बिजनेस में इसीलिए है क्योंकि लेना उसे, और लाला का पैसा तभी आता है जो दिमाग से पूछोगे वही जवाब दो। दिमाग ने कहा क्या बिजनेस करो, तो दिमाग ने कहा बिजनेस वही करना जो तेरे सारे दोस्त खरीदते हैं, क्योंकि तेरे ग्राहक तो तेरे दोस्त ही हैं और ये लोग तो तेरे से सामान नहीं लेंगे। तेरे सारे दोस्त क्या करते हैं, मैंने कहा पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग का बिजनेस करो। दिमाग ने कहा पतंग का बिजनेस करो, पतंग का बिजनेस करने लगा। तो प्रश्न आया कि कैपिटल कहां से लाऊंगा, पूंजी कहां से लाऊंगा। तो मैं अपने मित्र के पास गया, पड़ोसी के पास नहीं गया। आप पड़ोसी क्या करते हैं, हर प्रॉब्लम को लेकर पड़ोसी के पास आए, जबकि मित्र तो दिमाग है, पूछते पड़ोसी से। अरे भाई तुम्हारे पड़ोसी के पास अगर इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो तुम्हारा पड़ोसी होगा। तुम्हारे पड़ोसी के पास इतना सा भी दिमाग होगा ना तो वो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा क्या दिमाग होगा। तुम्हारा पड़ोसी है इसका मतलब ही गारंटी है दिमाग नहीं है इसका। और जिसके पास दिमाग नहीं होने की गारंटी उसी से पूछे क्या कैसे होगा। नहीं है। हमने परम मित्र से पूछा पैसा कहां से लाए, तो परम मित्र ने कहा कोई नहीं देगा, मांगना भी मत। फिर ये 6 साल की तू 6ठी क्लास में पढ़ता है, तब 6ठी क्लास में कोई ऐसी रिस्क नहीं लेगा, तू किसी से पैसा मांगना भी मत। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगा। उसने कहा कि तेरे को 5 पैसे 7 पैसे टॉफी खाने के लिए मिलते हैं ना, आज से खाना बंद कर, पैसा इकट्ठा है। दिमाग ने आइडिया, मैंने टॉफी खाना बंद कर। 3 महीने तक टॉफी नहीं खाई। 3 महीने बाद पूरी क्लास को पता चल गया कि मैं टॉफी नहीं खाता हूं, तो क्लास के बच्चों ने मेरा नाम रखा कंजूस मंकी जूस। फिर उनको पता नहीं था मेरा मकसद क्या। वो मुझे परेशान करते थे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुझे मेरा मकसद था। लेकिन कुछ लोगों का जन्म आपके जीवन में मेरी का मंत्र होता है जो विश्वामित्र की तपस्या को बंद कर। कुछ लोग अपने समाज में अपने दोस्तों में ऐसे पाए जाते हैं जिनका लक्ष्य केवल आपको परेशान करना है। वो पूरी दिन आपसे हिसाब मांगेंगे, कितना समय हो गया आपसे को आगे तेरी कार, अरे फटीचर तेरे घर में स्कूटर नहीं है, मेरी कार का हिसाब दे रहा हूं। मेरी क्लास में मेरी मित्र थी 6ठी क्लास में जिसका नाम था ललिता राजपूत। भगवान ने उसका जन्म ही इसलिए किया था कि जहां बेटा मुझे सुभाष को परेशान कर दिया। उसके जीवन में कोई टारगेट ही नहीं था मेरे अलावा। ललिता राजपूत को पता लग गया कि मैं टॉफी नहीं खाता, वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखती है। ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप। अरे वो देखा पहले नहीं यहाँ पड़ा जाए हो गया, ताली बजाओ इनके लिए, हो गया। आपको मोबाइल नंबर ले लो यार, आपको भी 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। चलो क्या बात कर, तो ललिता राजपूत क्या करती थी मुझे परेशान करने के लिए, उसे पता था मैं टॉफी नहीं खाता, खाता तो क्या करती थी अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा था। मेरे सामने जाते ही मुझे चिढ़ाने के लिए लॉलीपॉप दिखाती थी, वेफर बोलती थी और मेरे सामने चाहती और मैंने जाते ही वेफर वापस लगाकर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में डाल दी। 1 महीना एक लॉलीपॉप को मेरे लिए चलाता, उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे कई फटीचर साथी चंपालाल आपके जीवन में भी आएंगे।
जो पूरे दिन में आपको परेशान करे, खुद कुछ करता नहीं और फिर दुनिया का हिसाब किताब आपसे हो। मुझे पूछा था, मैंने कहा ललिता राजपूत की बच्ची को बताऊंगा कि मेरे पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए और कितनी बड़ी लॉलीपॉप खा सकता। लेकिन मैं जब लॉलीपॉप लेने जाता था तो दिमाग परम मित्र कहता था, क्या कर रहा है, लक्ष्य क्या है? वही लक्ष्य याद दिलाता, मैं ललिता राजपूत को जीवन में लक्ष्य रहेंगे तो भटकोगे नहीं, और लक्ष्य नहीं रहा तो कोई भी आदमी अपने लक्ष्य के लिए आपको लक्ष्य बनाए। ट्रेन से आ रहा हूं परवनी से, तो कई जगह रोड का पटरी का काम चल रहा है, जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही। मैंने क्या लिखा, सुबह 8 बजे जेसीबी मशीन काम पे लग गई, गड्ढा खोद रही, 50 आदमी तो केवल गड्ढा खोदते हुए देख रहे हैं। अच्छा, जेसीबी मशीन जो अंदर जाती है वो पूरी गर्दन को अंदर जाती है, जेसीबी मशीन बाहर आती है वो पूरी गर्दन को बाहर आती है। ऐसे करने वाले 50 लोग, पता वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि कोई काम लेके निकले नहीं थे घर से, तो जेसीबी मशीन में काम दे दिया उसको, स्कूल जाना था वो उनको ऑफिस जाना था वो नहीं थे, मेरे वाले को ट्रेन टाइम पे पता नहीं कि उसने भी गाड़ी को नहीं रोकी, उसको रोका वही जिसके पास कोई काम, जिसका कोई लक्ष्य। 1 रुपये 60 पैसे इकट्ठे कर लिए, 1 रुपये 60 पैसे मैंने अपने भाई से उठाया। प्रश्न यह है कि भाई ने इकट्ठे क्योंकि टारगेट तो मेरा था, संगत का असर होता है। जैसे लोग आपके आसपास होते हैं वैसे ही आपका दिमाग चलता है। आवारा लोगों के साथ रहोगे तो आवारा जैसा ही दिमाग चलेगा। हमारी बहनें अगर आपकी सहेली ऐसी है जो खान पान या पकवान बनाने की कला में निपुण है, तो उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे को पकवान बनाने की कला आ ही जाएगी। संगत का असर होता है, जैसी संगत वैसी बंगत, इसकी एक औरत बनी। तो मेरे भाई को क्या लगा, अमीर तो छोटू बन जाएगा, तो मेरे कंपटीशन का आके वो भी इकट्ठे करने लगे। और 1 रुपये 60 पैसे मैंने उससे उठा लिए, 3 रुपये 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगाई और पतंग की दुकान को 3 महीने में डबल कर दिया। 6वीं क्लास वहां से तक ऊपर से मेरी जर्नी चालू हुई जो फिर कभी होगी नहीं। और सारे बच्चों से मैं अलग सोचता था। होली आती थी, सारे बच्चे रंग लाने और लगाने की तैयारी करते थे और मैं तैयारी करता था रंग की दुकान लगाने। दिवाली पर लोग पटाखे जलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। लेकिन फुल टाइम मुझे बिजनेस करना था, तो मैं कॉलेज के पास गया, मैंने कहा पार्ट टाइम बिजनेस कब तक करूंगा, मुझे पता। तो दिमाग ने कहा फुल टाइम तो तेरे सारे दोस्त कंचे कहते हैं, गोली कांच की गोली जानते हैं आप, अभी तो एक गायब हो गया गेम, हम छोटे थे तो बहुत खेलते थे। तो सारे बच्चे गोटी खेलते, गोटी का बिजनेस चालू करते, तो मैंने सारी गोटी के बिजनेस में लगा दी। अब मैं क्या करता था, रोज स्कूल खत्म करके मैदान में आता था जहां पर सारे बच्चे गोटी खेलते थे। जो हारता था वो रोता था, वो जीतता था वो हंसता था, लेकिन उनके हंसने रोने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारा प्रॉफिट एकदम बराबर। हमारे तो भी हमारे चलेगा, जीतेगा तो भी हमारे चलेगा। हमने दूसरे बिजनेस ऐसे चालू कर दिए कि हमारे को फर्क नहीं पड़ता था दुनिया के लोग। एक दिन मेरी माँ ने मुझे गैस का सिलेंडर रिफिल कराने के लिए भेजा। उस समय एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी, 1 महीने में 2 सिलेंडर ही एक फैमिली को मिला। तो मेरी माँ ने मुझे पिंक कलर की पर्ची दी और कहा कि 60-70 रुपए का सिलेंडर आता है, ले जा। तो मैं उस सिलेंडर को रिफिल कराने गया, तो मैंने एक नया बिजनेस पकड़ लिया, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़े नंबर जोड़ता रहता। मैं सिलेंडर लेने गया तो सिलेंडर वाला मुझे सिलेंडर की डिलीवरी दे रहा था। तभी एक आदमी आया, उसने कहा भाई साहब मेरा नंबर तो नहीं आया, लेकिन मुझे सिलेंडर चाहिए, मेरी सिस्टर की शादी। तो सिलेंडर वाला ने कहा ये 150 रुपए में लेना पड़ेगा। तभी मैंने सोच लिया कि सारा बिजनेस तो सिलेंडर का ही करेगा। 80 रुपए का सिलेंडर अगर 150 में बिकता है, बिजनेस यही तो अच्छा है। मुझे कोई राय देने वाला तो था नहीं, मैं अपने दिमाग से ही काम करता रहता था, क्योंकि पिताजी तो नौकरी वाले आदमी थे, पूरी खानदान में कोई बिजनेसमैन पैदा ही। मैंने सोच लिया कि भूषण का बिजनेस करूंगा। परम मित्र से पूछा, परम मित्र कौन? परम तेज बोलो कैसे सब लोग लिख रहे हो, परम मित्र कौन है? इससे पूछना, इससे अच्छा आइडिया कोई नहीं। मैंने परम मित्र से पूछा ये गैस के सिलेंडर कहां मिलेंगे?
तो परम मित्र ने कहा कहीं पर भी नहीं मिलते, इसके लिए एजेंसी लेनी पड़ती है, 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और तू तो सपने भी मत देख, मिल एक ही जगह पढ़ सकते हैं। मैंने कहा फिर भी करना तो यही है, बता। तो उसने कहा फिर तू एक काम कर, 1 महीने में 2 सिलेंडर एक फैमिली को मिलते हैं। तो कुछ फैमिलियां ऐसी जिनके दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ छोटी फैमिली ऐसी होगी जिनको मिलते 2 हैं, इस्तेमाल एक ही होता है, तो केवल फैमिली को आइडेंटिफाई कर। अब मैंने पूरे मोहल्ले का सर्वे किया कि छोटी फैमिली कौन सी है। जब अंकल लोग ऑफिस चले जाते थे तो मैं आंटी के पास जाकर बैठ जाता था, बिजनेस काम लेकर, आंटी जी महीने में कितने सिलेंडर सरकार देती है? तो क्या भैया जी 2। मैंने कहा इस्तेमाल कितने होते हैं? तो एक का क्या करते हो? कुछ नहीं करते, लेते ही नहीं। मैंने कहा यही तो नुकसान कर रहे हो। 1 सिलेंडर अगर सरकार से लेकर आप मुझे दे दो तो मैं आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, 50 रुपए में आपकी शानदार साड़ी, और हर महीने एक साड़ी आपकी आ जाएगी। पूरा प्लान में समझा रहा सारी आंटी को मेरा प्लान समझ में आ जाता था। वो मेरा नाम पता लिख लेती थी और मैं डेट लिख लेता था कि कितनी तारीख को सिलेंडर बुक करना है, और वो मैं उनको याद दिलाता था कि आपके 15 दिन हो गए, आप 15 दिन हो गए, और मेरा नेटवर्क बन गया और मेरे पास लिस्ट हो गई, लिस्ट ऑफ सप्लायर। और मैं क्या करता था, स्कूल से छूटते ही सिलेंडर वाले के पास जाकर खड़ा हुआ, वहां पर कोई भी ब्लैक में लेने आता, वो जमीन उसे 150 बोलता, मैं शर्ट देख के कहता 125 में चाहिए। वो कहता हाँ। मैं पार्टी से पार्टी को मिला देता था और एक सिलेंडर पर 25 रुपए उस जमाने में कमा लेता था जब एक लेबर की सैलरी 10-15 रुपए पर डे होती थी। जब निकला मेरा बिजनेस, जब मैं 10वीं 11वीं क्लास में आया तो मेरे टीचर और प्रिंसिपल से ज्यादा इनकम नहीं हुई। टीचर के पास लूना हुआ करती थी और मेरे पास टीवीएस चेक पॉकेट, और प्रिंसिपल और दोनों स्कूल में एक साथ घुसा करते। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, फिर भी हर साल पास हो गए, क्योंकि हमारा शुरू से मानना है कि जो काम पहले हो चुका है उसे तुम मत करो, उससे तो कॉपी करो, क्योंकि जो आगे निकल चुका है उसे जानकारी ले लो ना भाई। कोई आदमी अगर दिल्ली जा चुका है और आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली जो जा चुका है उससे पूछ लो दिल्ली जाने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें अलग से सिर्फ क्यों खोलना, क्यों अलग से सिर्फ? और अल्टीमेट मैं हर साल पास होता था। क्यों पास होता था? क्योंकि मुझे लगता था कि क्लास के अगर सारे बच्चे पढ़ते हैं तो मुझे पढ़ने की जरूरत क्या, कॉपी करने का मैं माहिर खिलाड़ी होता, इतना माहिर खिलाड़ी होता था कि जिससे कॉपी करता था उससे ज्यादा नंबर मेरे आते। क्यों आते थे? क्योंकि कॉपी करने वाला अपने दिमाग से पास होता था। मैं सारे होशियार बच्चों से पूछता था और सारे बच्चों के दिमाग से पास। मैथमेटिक्स में ये होशियार तो मैथमेटिक्स की कॉपी से करेंगे, हिंदी में ये होशियार तो हिंदी की कॉपी से करेंगे, और मैं कंक्लूजन करता हूं, और यही इस वजह से मेरी कामयाबी का रहा। बीसीजी ने सिखाया, एविडेंस के साथ बात करो। बीसीजी ने हैंडल करने की कला सिखाई। हिंदुस्तान ने रिलेशनशिप का चैप्टर सिखाया कि रिलेशनशिप इज द लाइफ ऑफ सेम। एलआरजी ने कैलकुलेशन सिखाई और चारों से सीखकर कमीशन में चारों से आगे बढ़ गए। सब लोग अपने दिमाग से काम कर रहे थे, हम सबके दिमाग से। सबसे सीख सकते हैं। बीकॉम हो गए, बीकॉम होते ही पिताजी ने एक दिन बुलाया कि बेटा नौकरी चालू कर दे। मेरे पिताजी का पिताजी में 2-2.5 रुपए पार्ट टाइम कमा लेता हूँ, नौकरी में जाऊंगा तो 700-800 रुपए मिलेंगे। तो पिताजी मुझे घूरा कर बोला क्या कमा लेता है मुझे पता नहीं, ये इसके सिलेंडर प्ले करता है। अब तेरी शादी के लोग आएंगे, लड़की वाले आएंगे, लड़की का बाप मेरे से पूछेगा कि तुम्हारा लड़का क्या करता है, तो मैं कहता तुम्हारा देश का सिलेंडर प्ले करता है, चल नौकरी चालू कर। और मुझे जबरदस्ती नौकरी दी। 1 महीना नौकरी किया। 1 महीना नौकरी करने के बाद मुझे 750 रुपए दिए गए, 12 घंटे की नौकरी। मुझे बहुत अच्छी है, मैं 9,000 का आदमी का पार्ट है और ये 750 रुपए मुझे 12 घंटे के देने थे। मुझे इतनी हंसी आई कि मैंने बाहर आते ही गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखे के कदम आज के ज्यादा
नौकरी नहीं करने का डिसीजन लिया, लेकिन सोच रहे थे कि पिताजी को कैसे समझाएं। तो परम मित्र से पूछा, पड़ोसी से, पिताजी को कैसे समझाएं? तो परम मित्र ने कहा, पिताजी को पूरी दुनिया की ताकत नहीं समझा सकती, वो बिजनेस के आदमी है, वो कलाकार आदमी है, वो डिसिप्लिन वाले आदमी है। तेरी पिताजी को समझाना है तो एक ही तरीका है, तेरी माँ को समझा ले, माँ के आगे पिताजी करती है। आइडिया नहीं है। अब हमने माँ को पढ़ाना शुरू कर दिया, माँ के सामने नौकर की करना चालू कर दिया। माँ का मतलब कंपनी जब है कभी होगा, माँ की जरूरत पूरी पसंद नहीं सकता, क्योंकि माँ के सोचने का तरीका ही हुआ अपने बेटे के लिए अलग होगा। बेटे के लिए एक दिन का भी अगर से कष्ट हो जाता है ना, तो माँ के लिए भार हो जाता है। इसलिए मां का कोई भी अल्टरनेट नहीं है इस पर। जब बच्चे के नंबर कम आते हैं तो मां कहती है टीचर नहीं दिमाग नहीं है। अगर मां को कोई शिकायत करके तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया तो आपकी मां बोलती है मेरा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम क्या बोलते ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसी क्या मां ही। मैंने कहा माँ को पता लो सब हो जाएगा, तो मैं होटल की बात आदमी हूँ। मैं कांच के सामने गया, पहले बार बार लिखे रिफॉर्म करना शुरू से आता है। कादर खान को भिखारी बनाना होता तो सबसे पहले डायरेक्ट कपड़े ही पढ़ाना, तो डेकोरम बिल्डिंग की अगर जाओगे तो कोई मानेगा ना। लेकिन अब क्या होता है, तुम आरसीएफ कर रहे हो, आरसीएफ वाले को फर्स्ट क्लास ड्रेस में रहना चाहिए और तुम सारा गंदी सी शर्ट पहनकर किसी को कहते हैं आरसीएफ कर लो जिंदगी बदल जाएगी, सामने वाले का जिंदगी बदल। तो मेंटेन करना पड़ेगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन की तरह रहना पड़ेगा। बिजनेसमैन है और भिखारी की तरह जा रहे हो तो लोग माने गए। तो हम कार के सामने गए, पहले हमें बार बार लगी परेशान, फिर पानी लिया, हमको बीमारा तक लगी आंसू आ, फिर मिरर के सामने अलग अलग तरह की शक्ल विवाह का मिला कि इसको दया आ सकती है। और जब हम कंफर्म हो गए कि इस शक्ल से बड़ा परेशानी होगी तो हम माँ के पास जाकर नोटल भी करने लगे। माँ बहुत परेशान होता है, माँ ने कहा कौन कर रहा है तुझे परेशान? माँ के अंदर का मन उछाल गया, वह बेटे की परेशानी को सहन नहीं कर सकते। उसने तुरंत कहा कौन कर रहा है तुझे परेशान? मैंने कहा माँ वो मेरा दोस्त है माँ, मुझे 750 रुपए का समझता है माँ, क्या मैं तुझे 750 रुपए देता हूँ? माँ ने कहा कौन कहता तू 750 का है, तू मेरे लिए कौन होता है? मैंने कहा माँ मैं करोड़ का हूँ, मैं तू जानती है या फिर मैं जानता हूं। बापू को बहुत समझाया, बापू चला दिया तो माने का बापू की बोली है मेरा काम है। और मैं सोच रहा था कि कोई बापू आएंगे तो बापू के छोड़ेंगे, मां संभाल लेंगे सारा काम। तो बापू आ रहे कि नहीं आ रहे, अपने पीछे घूमते देखा तो बापू को पहले पीछे ही चले गए। काम खत्म हो गया, नौकरी कंटिन्यू करनी पड़ी, लेकिन नौकरी भी अलग तरीके से करते थे। सारे बच्चे काम जल्दी फ्री होकर चाय की केबिन में जाकर बैठ कर गप्पे मारते थे, और मैं जब भी जल्दी फ्री होता था बॉस की केबिन में जाता था। सब बच्चे मुझे बोल के कहते थे अरे बॉस की केबिन में जाकर तो बॉस फिर काम बता दे। मैंने कहा बेवकूफ, मुझे चाय बनाना थोड़ी सीखना है कि मैं चाय की केबिन में जाऊंगा, मुझे बॉस बनना सीखना है तो मैं बॉस की केबिन में जाऊंगा। मैं मुझे तो बॉस को पंगू बनाना पड़ता, हर बॉस का हो जाता था। 6 साल में 12 प्रमोशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी जब 9,998 थी तो मैं 13,000 रुपए पर माह कमाता था। लेकिन नौकरी के साथ में उल्टे काम करता रहता था। कंपनी मुझे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई भेजा करती थी, तो मेरे सारे साथी जो मार्केटिंग के आदमी थे ना, वो 8 लक्ष्य की पार्टी करते थे। किस चीज का खोलते थे, समझाओ कि समझ गए, बहुत अच्छा। मतलब सारे लोग पार्टी करते थे, हम पार्टी नहीं करते। दिल्ली जाते, दिल्ली को घूमते, बॉम्बे जाते, बॉम्बे घूमते, कलकत्ता जाते, कलकत्ता को घूमते और घूम कर सोचते कलकत्ता में भी साथ मैं 3,000 की
इसकी भी मेरे को 4,000 का बिलोड़ा में बेच देता। 200 रुपए की हिंदी की शर्ट आती थी कोरियन, 100 शर्ट एक साथ ले जाता था और 300 रुपए में बेच देता। 13,000 जब खुदरी थी ना तब मैं 13,000 का कमा लेता था। जब मार्केट में जानी मार्केट में 17,000 था तब मैं 26,000 का कमाता। 26,1999 में अभी के हिसाब से 3,00,000 रुपए का। और मैं आपको चैलेंज देता हूं काले सर, यादव सर, 3,00,000 रुपए पर मंथ जिसकी सैलरी हो उसको हासिल कर जाएगा। आप अगर नहीं समझेगा तो फिर कैसे पता? नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन समझाने का तरीका सबको अलग अलग है। और हमें ये तरीका जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन सब लोग समझेंगे पृथ्वी पर ऐसा कोई आदमी ही नहीं पैदा हुआ जो नहीं समझ। ये आपकी गलती ये समझेगा ये नहीं समझेगा, ये हम नहीं छोड़ेंगे। मेरी 3,00,000 सैलरी थी अभी के हिसाब से, उस समय 26,000। लेकिन मेरे भाई अल्लाह भगवान को जो करवाना होता है वो करवाता रहेगा। इस सृष्टि का रचेता ये ऊपर वाला, जिसे भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई गौर कहते हैं, इसकी मर्जी के बगैर इस पृथ्वी से पत्ता भी नहीं मिल सकता। पत्ता हेलो मानते कि नहीं मानते? ये क्या करवाना चाहता है हमें पता नहीं होता। मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, दोस्त जयपुर में पढ़ता था, उससे मिलने गया 2 दिन के लिए। तो बहुत सारा दोस्त था, 2 दिन के बाद फिर आज नहीं जाए और मैंने कहा मेरे को बहुत सारा काम है और मेरे को जाना पड़ेगा। वो नहीं जाएगा, वो पढ़ने लग गया मेरे से और मुझे भी जरूरत नहीं मैं जाऊंगा। तो दोस्त ने लास्ट में वीटो पावर का इस्तेमाल किया और मास अगर चला गया तो दोस्ती खत्म। हमारी बहन कहती है ऐसा करोगे तो मेरे लास्ट में तो वीटो पावर लास्ट का पावर है, हम लास्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा अगर चला गया तो दोस्ती खत्म। तो मैं रुक गया। उस समय रेडियो होते थे, 3 घंटे बाद रेडियो में न्यूज सुनी कि जिस ट्रेन में मैं जाने वाला था वो ट्रेन जो है पटरी से उतर गई 9 बजे। क्या करवाना था, किसको किसके लिए कहां पर भेजना है हमें पता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस पूरी सृष्टि से पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं मिल सकता। तो आप तो 65 किलो के में यहां कैसे आ गए? ये प्रश्न मैं आपसे पूछा था। अगर यहां आ गए तो प्लानिंग किसकी है? आप नहीं आना चाहते थे फिर भी आ गए। कुछ लोगों की तो शक्ल से लग रहा है किडनैप करके लाया है। ये प्लानिंग ऑफ गॉड। कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 साल से आशिक जानते हैं लेकिन आज पहली बार आए। 20 साल पहले क्यों नहीं है? प्लानिंग ऑफ गॉड। ये 20 साल बाद रचियता है भगवान की जगह, तो 20 साल तक नहीं समझ नहीं। 20 साल बाद पूछना ये धरती पर क्या लिखकर जाएगा भगवान हमें पता नहीं। अल्लाह का है। आप किसी कोई आदमी मुझे इन्वाइट करता उस जमाने में तो मैं किसी हालत में आपकी मीटिंग नहीं आता, लेकिन भगवान को पता था कि छोटे मोटे के इन्वाइट करने से जाएंगे तो उसने नया षड्यंत्र रखा। उसने मेरे दोस्त को तैयार किया, वो ठीक परफॉर्म करके आया था और मैं उसको पता था कि ऐसे बिजनेस होता है। तो उसने शुरुआत मेरे से की। संडे के दिन मेरे पास आया था, बोल रहे आज भी सैटरडे को भी क्या किस्मत मिल रही है आपकी मेरी। मेरे पास आया और मेरे को लंच में कहा मुकेश कल संडे है, सुबह 10 बजे मेरे घर पर आ, 1 घंटे में फ्री कर दिया। मैंने बॉस को शंका की निगाह से देखा। मैंने कहा बॉस अगर कोई काम करना है तो आज ही बता दो, संडे क्यों खराब करते हैं, मुझे वापस ऑफिस आना पड़ेगा, आपके घर पर आना पड़ेगा। तो बॉस ने डांटने का ज्यादा होशियार मत बन, 1 घंटे में फ्री करूंगा काम है। मेरे पास कोई रखने के लिए मैंने बॉस को यस सर कहा। आगे लोग बैठे थे, मैं भी आके बैठ गया। एक कार्टून आया जिसने गर्मी में सूट पहना, आके बोलता है ये झोस का बिजनेस।
मैं कंफ्यूज हो गया, ये जोश का बिजनेस होगा तो जोश की ट्रेनिंग कैसे होगी, जोश को तोलेंगे कैसे, कैलकुलेशन कैसे होगी। कभी दूसरा आदमी आया, उसने कहा ये जोश का बिजनेस है, इसके बताओ क्या है। मैंने कहा कुछ बताओ तो सही, ताली बजाओ। मैंने एक भी ताली नहीं बजाई, यहाँ पर भी जो अभी तक ताली नहीं बजा रहा, मुझे मेरा भाई बजा रहा है। फिर तीसरा कार्टून आया, मेरे आने से पहले ही आई का कार्टून आया, सभी ने गाया। तीसरा कार्टून आया, उसने कहा भाई साहब ये जोश का बिजनेस है, बजाओ ताली। और अब हम सबसे लास्ट में बुलाने जा रहे हैं हमारे सबसे बड़े कार्टून को, सबसे लास्ट में। यहाँ सबसे लास्ट में कौन आया है? अब तीसरे नंबर के जो कार्टून आए वो श्रीमान बीसी समाज के जो हमारे भारत में भगवान है, तो उनकी बात करने का ढंग इतना निराला है कि बातें करते करते तो कविता बोलने से कविता में डायलॉग बोलने से इतनी फ्रिक्वेंसी बात करने की सारा आदमी बहुत हो जाता है, मजा नहीं आता। मैं आगे की तरफ बैठा बैठा ऑटोमेटिक उनको देख देख के हंसने लगा, उनकी बातों में इतना मजा आने लगा कि ये घंटा का बीत गया मुझे पता ही नहीं। भगवान सब एक लाइन ही समझ नहीं है कि करना अभी तो आपको भी समझ में आ रहा है, तो मुझे बताया आपको करना क्योंकि आसान वाली बता दी है। मुझे ऐसा करके मेरे बंदे से लगातार ऐसे करते हैं और फिर आप भुगतान करना नहीं खाओ। और मुझे मजा भी आ रहा था, लेकिन कंफ्यूजन भी हो रहा था कितना क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। चले गए घर पे, बहुत से मिले, घर पर चले गए, एक घंटा खत्म हो गया, फिर रात हो गई, फिर हम सो गए, सुबह उठे, फिर लंच हुआ, लंच पर फिर बॉस आया और उसने फोन पे मिला, मुकेश जी कल कैसा लगा। हमारा आदत क्या है कि किसी को नाराज नहीं करना, जैसे हमें किसी को चाय नहीं पिलानी है, बिल्कुल डरता है, तो क्या पूछते हैं चाय पी के जाइए ना, पिलानी नहीं है, फिर भी क्या पूछते चाय पी के जाइए। और जिसको पीनी है उसकी इच्छा है, फिर भी क्या कहता है अभी अभी पी गया, अभी अभी पी गया। और अल्टीमेट होता यह है कि हम फॉर्मेलिटीज करते हैं। तो मेरे बॉस को मैंने बोला कि बॉस निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, तो बॉस ने नहीं कंफर्म किया, वास्तव में मजा आया, मेरा सर वास्तव में मजा आया, तो फिर 1500 की किट लेनी पड़ी। मेरे को 1500 की किट बनाई और मैंने किट इसलिए लेनी की किट छोड़ी, लेकिन मुझे पता नहीं कि किट लेने से घर में घंटी बज गई। वो ने अपनी डायरी में मेरा नाम लिखा मुकेश कुमार, मेरे पास मुकेश कुमार, और मुझे बहुत परेशान हुआ। जब लीडर का निर्माण फोटो से होता है, और जो व्यक्ति फोटो पढ़ना सीख जाता है वो बुद्धि के बिजनेस में निर्मित गतिविधि का होता है, वो फोकस करता ही है। फोटो आधार है किसी भी बिजनेस का। दुनिया की हर कंपनी फोटो का सीख कराती है, अब वो क्या मुझे रोज को फॉलो करता था मेरा दोस्त मुकेश, तुमने जो मिल लिया ना वो आरसीबी की है, और आरसीबी में बहुत बड़ा किया जा सकता है, और हम विराट के और कॉमर्स में शाम को 6 बजे को लीडर आ रहे हैं, तुम्हें चलना है, चलोगे। मैंने कहा 10 साल, मुझे कहा 10 साल, लेकिन 6 बजे से 5 दिन पहले ही आए हो। मैं तो पहले दिन कहता था वो नहीं आए, मैंने कहा सर वो स्कूल में खराब हो गया। अरे भाई स्कूल में खराब हो गया, इसमें तो तुम क्या कर सकते हो, सही क्या बोले, बिल्कुल नहीं आया, कोई बात नहीं, मीटिंग को आया आएगा 10 साल ज्यादा नहीं था, क्यों नहीं आया। मैंने कहा सर बिजली की तरफ खराब होगी, बिजली क्यों तो वाली को, अरे भाई देखो वाली का ध्यान रखना तुम्हारा बहुत बनता है, और मुझे जब बताया कि मुझे कंपनी का कितना ध्यान रखता है, बहुत अच्छा किया कि तुम नहीं आया, मीटिंग को आया। उसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई नाराज नहीं हुआ, तो कोई नाराज तो नहीं हो, कोई चाहता था बनाया काम है, तो कोई सिर्फ प्यार से बात करना, जैसे कोई पता नहीं बोलना कि सही बोला, क्यों नहीं आया। मैंने कहा था मेरी तबीयत खराब हो गई, बहुत पहली बार सुख निरोगी आया, दूसरा सुख धन में आया, तूने तेरे शरीर पर ध्यान दिया, मुझे तेरे पर गर्व है कि तू नहीं आया, मेरी तो आ और बाप रे पागल बना दिया। वाला थोड़ी दिन बाद डर लगने लग गया कि इसको जवाब क्या दूंगा। एक दिन संडे को जब फोन किया मुझे, मैंने कहा सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, 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 10 साल
और बोला मुकेश आज तू सुबह स्कूटर पर दूध लेने जा रहा था, तेरा स्कूटर ठीक है? मेरे को स्कूटर आप ठीक है। और जब तू तो पति पत्नी दोनों गार्डन में जॉगिंग कर रहे थे, मतलब दोनों की तबीयत ठीक है? मैंने कहा दोनों की तबीयत ठीक है। फिर बाहर से निकला, ड्राइविंग रूम एकदम खाली था, कोई मेहमान नहीं आया। मैंने कहा सर आज तो कोई मेहमान नहीं आया, तो तू आ जाओ। 3 महीने बाद फंस गया और आ गया, क्या कभी नहीं होगा। अब 3 महीने बाद आके बैठ गया, काउंसलिंग चल रही थी, काउंसलिंग से लीडर बन गए, सेमिनार क्योंकि काउंसलिंग से लीडर निकलते। जब मन में जो प्रश्न चल रहे होते हैं, जब उसका छुटकारा मिल जाता है तो आपके काम की गति बढ़ जाती है। मैं आया, मेरे नंबर आया तो मेरे दोस्त ने कहा कुछ करते ही हो। मैंने कहा सर बताइए क्या करना है? क्योंकि 3 महीने तुम्हें ज्वाइन होने को हो गए, तुम इसे करते क्यों नहीं? मैंने कहा सर कहाँ टाइम मिलता है, जो टाइम तेरे से कम मेरे पास है कि ज्यादा है? मैंने कहा सर निश्चित आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है और आपके पास टाइम कम है। तो उसने मुझे पूछा मैं क्यों कहा, मेरे पास सब कोई जवाब नहीं। मैंने कहा सर आप जो कर रहे हैं इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। तो उसने कहा कि बेटा अमीर बनने का पूरी पृथ्वी पर एक ही तरीका है, नाउ द सेमिनार इज स्टार्ट। अब सेमिनार स्टार्ट हो गई है, जाने वाले चले गए, रुकने वाले रुक गए, बात को नहीं अब हो। उन्होंने कहा कि मेरी सैलरी 17,000 है, मुझे जानने की क्या जरूरत है? मैंने कहा आप बताइए। उसने कहा अमीर बनने का पूरी पृथ्वी पर एक ही तरीका है, तुम्हारे पास अगर 24 घंटे है तो तुम तुम्हारे 24 घंटे से कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और क्या बोल दिया? तुम्हारे पास अगर 24 घंटे है तो तुम तुम्हारे 24 घंटे से कभी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि 24 घंटे से दुनिया में कोई अमीर नहीं बन पाया। अमीर वो बनता है जो अपने समय को बढ़ा देता है। तो मैंने प्रश्न किया समय भी बढ़ता है? उसने कहा दुनिया के हर व्यक्ति ने बढ़ाया है जो अमीर है। मैंने कहा एग्जाम्पल दीजिए। उन्होंने कहा कि धीरूभाई अंबानी अगर खुद पेट्रोल पंप खोलकर पेट्रोल पंप पर बैठ जाते तो इतने अमीर नहीं बनते। उन्होंने 5,000 पेट्रोल पंप खोले, एक पेट्रोल पंप पर 20 कर्मचारी रखे, यानी 1 लाख कर्मचारी धीरूभाई अंबानी के लिए काम करने लगे। धीरूभाई अंबानी जब रात को सो जाता है तभी उसका पेट्रोल भरना जारी रहता है, तो धीरूभाई अंबानी उनके बदले में उनको सैलरी देता है। एक कर्मचारी अगर 20,000 रुपए कमा के धीरूभाई अंबानी को देता है तो धीरूभाई अंबानी 10,000 सैलरी देता है। और धीरूभाई अंबानी ने 8 घंटे 24 घंटे उनके पास है और 8 घंटे 1 लाख आदमियों के मिला दिए, 8 लाख 24 घंटे धीरूभाई अंबानी के काम होने लग गया। तो धीरूभाई अंबानी की दुनिया की 180 कंट्री में अपनी गाड़ियां देखता है। टोयोटा का मालिक जब सो जाता है ना तभी गाड़ियां बनना भी चालू रहती है और गाड़ियां बिकना भी चालू रहती है। टोयोटा ने करोड़ों लोगों को इस काम के लिए लगाना है। आप अमीर कब तक नहीं बन सकते? जब तक आपकी अमीरी के लिए आपकी टीम के लोग काम करें। जब तक आपके साथ आपके लोग काम नहीं करेंगे, आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप अमीर बनेंगे। जब तक आप नेटवर्क नहीं बनाएंगे तब तक आप अमीर नहीं बनेंगे। तो अमीर बनने का एक ही तरीका है, जाओ और टोयोटा कंपनी खोल दो। टोयोटा कंपनी खोलना आपके हाथ में नहीं है। अब आपको बिना पैसे के नेटवर्क बनाना है तो फिर फाइनेंस सेलिंग के अलावा कोई तरीका नहीं है। जब मुझे बात समझ में आई, 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने आपसे चालू कर 12 घंटे एक एप्लीकेशन लिखी जो विचित्र एप्लीकेशन थी, जो पूरे कंपनी के इतिहास में पहली बार ऐसी एप्लीकेशन आई। मैंने अपने डायरेक्टर को एप्लीकेशन लिखी कि मैं एवरी सैटरडे हाफ डे की छुट्टी लेना चाहता हूं 1 साल तक। एवरी सैटरडे हाफ डे 1 साल तक छुट्टी ली और मैं निकल पड़ता था भूल की तरह अपने स्कूटर पर। अलग अलग 2395 वो स्कूटर आज भी मेरे पास है। अभी मैंने 25 करोड़ रुपए का मकान बनाया है, इसके अंदर स्कूटर को सजाया है, माला है। ये आए अभी ओपनिंग होने के बाद नहीं आए, पहले आए और मजा आएगा। अब मजे की बात यह है कि स्कूटर पर हम टिकट टांगते थे, पागलों की तरह निकल जाते थे, घनश्याम में बनानी हमारे लोग हुआ करते थे और हम 4.5
400 किलोमीटर का सफर स्कूल पर करते थे एवरी सैटरडे, और मंडे को सुबह 4 बजे पढ़ता और 9 बजे ऑफिस ज्वाइन करते थे। और हमें थकावट नहीं है। थकावट कब आती है? जब लोगों के टारगेट के लिए काम करते, जब उनके टारगेट के लिए काम करते थकावट नहीं आई। अगर आपका हस्बैंड रोज 4 लोगों को बुलाकर लाए और कहे आपको कि बेगम खाना बनाओ, तो आपको थकावट आएगी, तो एक टारगेट हस्बैंड है। लेकिन आपका अगर कुर्ता धुला जाएगा, टारगेट किसी का बुलाना है, तो थकावट के साथ होता तो थकावट नहीं आती। हमारे काम करने की वजह से हमें थकावट नहीं आती। सुबह 4 बजे हम आते हैं, 9 बजे ऑफिस होते। एक साल में रोड अचीवर, 2 साल में टेक्निकल अचीवर, 2 साल के बाद हमारा 1 महीने का कमीशन था 2,85,400। मालूम जो एक घंटे लड़की महीना कितना जाता है कि हमारा 2,50,000 साल में तो साफ बन गया। फिर से ही लगा कि मुझे गलत फील हो गई कि मैं होशियार हो गया, मेरा मुझे दिमाग से नीचे गया। जब लगा कि मैंने गलती की तो मेरा फिटनेस बढ़ा। फिर मुझे लगा कि मैं होशियार हो गया, फिर मेरा फिटनेस बढ़ा। फिर मुझे लगा कि मेरी गलती हो गई, फिर मेरा फिटनेस बढ़ा। फिर मुझे लगा कि नहीं, ताला में तो सब बंद गया। तो रूल ये है, जब जब भी गलत फहमी होगी, मैं अपने गलती से होशियार हो गया, उसी दिन आपका बिजनेस और मुझे लगेगा कि मेरे गलती करने उनको बिजनेस करना चाहिए। तो जो मेरे अनुभव है, मेरे सामने बताए हैं, तो ऐसे अनुभव में बोलेगा भाई ऐसी मत पा लेना कि बिल्कुल ज्यादा आता है। तुम ज्यादा समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इस वजह से किताब पढ़ने से अनुभव नहीं आता, जीने से अनुभव आता है। और उसने ज्यादा जिंदगी आजीने की है, उसके पास ज्यादा अनुभव है और बहुत बोलने में थोड़ा कमजोर हो, लेकिन अनुभव में वो कमजोर नहीं, उनके पास आपसे ज्यादा। अल्टीमेट 23 साल मुझे हो गए। 23 साल में मुझे क्या मिला? 23 साल में भाई साहब हर चीज हमारे पास है। जीवन में जितने भी सपने सोचे थे हमारे पास है। हमारी इतनी सी बात को समझ आइए कि हमारा 1.5 करोड़ लोगों का नेटवर्क है। कितने करोड़ का? 1.5 करोड़ में से 90% लोग काम नहीं करते, क्योंकि वो केवल जबरदस्ती ज्वाइन कराए गए। जैसे आपने अपनी साली को ज्वाइन करा दिया, सारा इसलिए ज्वाइन कर लेता है कि जीजी को कैसे मना करें और फिर छुड़ा देता है। ऐसे कितने 90% साले जो काम नहीं करते, 16 लाख लोग काम करते। 16 लाख एक्टिव आईडी में से भी 8 लाख ही एक्टिव आईडी और मेरे पब्लिक है। 16 लाख आदमी हमारी टीम में एक्टिवली काम करते हैं और हम दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। हम हर एक आदमी से केवल 1 रुपया महीने का देंगे। 16 लाख लोग एक आदमी से 1 रुपया लेते हैं, तो हमारी 1 महीने की इनकम कितनी है? 16 लाख। ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को अटेंड आ सकते हैं, मैं तो भिखारी की इनकम बता रहा हूँ कि 1 रुपया एक आदमी से लेते हैं तो हमारी इनकम मिनिमम 16 लाख रुपये। एक महीने का 1 रुपये का मतलब है 1 दिन का 3.33 पैसा। वो तो भिखारी नहीं लेते, हम भिखारी से ही कहेंगे तो भी इनकम 16 लाख। पावर ऑफ नेटवर्क एक आदमी से समझ में तो करोड़पति बनने से दुनिया की ताकत को रोक नहीं सकते। 90% लोग खत्म हो जाएंगे तो भी नहीं रोक सकते। तुम्हें लगातार लगे रहने पर हर परिस्थिति में लगा रहेगा। तैयार है तो आगे बात करो, नहीं तो सजा तुम्हें पागल कह। अगर उसकी बात मान ली तो तुम्हारा एंड होने वाला, और अगर तुमने उसकी बात नहीं सुनी तो फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक। कई होटल मेरे पास है, कई प्रॉपर्टी के बिजनेस मेरे पास है, शेयर के बिजनेस मेरे पास है, 25 करोड़ के मकान में रहता हूँ। जीवन में जहां जो चाहता हूँ वो करता हूँ, जहां पर घूमना है घूमता हूँ। प्रश्न ये नहीं है
और मेरे पास क्या है उससे आपकी जेब पे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ेगा जब मैं आपको ये बता के जाऊं मैंने क्या किया कि ऐसा हो गया। पूछोगे तो बता दूंगा। पूछना चाहते हैं तो पूछने का नियम बता देना। सब लोग अपने हाथ पर करो। ऐसा सीधा मतलब बोले तो भिखारी की फीलिंग है ऐसा। और देखिए एक्सप्रेशन देना ऐसा बोलना बताओ बताओ वजन भी नहीं चाहिए बताओ बताओ वजन नहीं भाई अल्लाह के नाम पे दे जाओ वजन नहीं आओ इस वजह से इसलिए कामयाब नहीं होगी कि आपके अंदर बीमार है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो एमबीबीएस डॉक्टर है और मेरी टीम में 16 साल पहले रोटी में गए अभी तक नहीं रोटी की और घरों से कहते हैं मेरी रोटी कभी नहीं टूटी तो ऊपर नहीं गया वही का वही बैठा हुआ है। वो एमबीबीएस डॉक्टर एमपी के हैं और मजे की बात यह है कि उन्होंने 8 साल से पहले किसी नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन किया था उसमें सिल्वर थी और 16 साल पहले आरसीएम में आए। यहां दिख रहा है कि 1000 तो टेप उनके घर पर पड़ी है और 1000 किताबें सबको उसमें 4-4 बार पढ़ लिया लेकिन रोटी से ऊपर जाता है। एक आदमी ऐसा है जो अनपढ़ अनुपम पे रामेश्वर चाचा मुजफ्फरपुर इस बिजनेस के पीछे और रूबी इनका है 3 लाख रुपए पर मंथ और अभी तो सही कर रहे हैं लेकिन वो आईफोन 15 टॉप वाला रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो भी अंगूठे से खुल जाता है। आईफोन 15 रखते उससे नीचे तक मतलब टॉप लेटेस्ट आईफोन और उसने 20,000 रुपए में असिस्टेंट रखा है बेरोजगार डबल एमए बीएड उनका असिस्टेंट है जो टेक्निक से डायरी लेकर घूमता रहता है मोबाइल उसके हाथ में है। रामेश्वर चला कहते हैं इसको मैसेज ले लो इसको मैसेज दे दो इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं। इधर से उड़ा दो इधर डाल दो इसको फिर यहाँ मिलाओ इसके गाड़ी पकड़ो उसके घर भर के ले जाओ फिर यही काम है। और डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे तीन काम याद है। माहौल में रहना है दूसरा माहौल बनाना है और तीसरा माहौल में ले जाना। ये 3 काम अगर आपको आ गए तो आप आज से बिजनेस में अगले रूबी और स्टार रूबी जा रहे हैं। दुनिया की ताकत दुनिया की चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना द फर्स्ट इज माहौल में रहना। पढ़े लिखे आदमी की गलती क्या होगी पता है? वो क्या कहते हैं मैंने एक दिन पढ़े लिखे आदमी से कहा अरे भाई हमारे भीलवाड़ा में मीटिंग है दिनेश चौधरी की चलो। वो क्या कहता है अरे यार इस बार नहीं चलूंगा। मैंने कहा क्यों? इस बार ना मेरा कोई आदमी नहीं बैठा मेरा कोई आदमी नहीं जा रहा इसमें मैं जाऊंगा और मैं जाके मुकेश जी क्या करूंगा दिनेश जी तो चार्ज ही करेंगे ना मैं तो पहले ही चार्ज हूं। जो भी अपने आप को सर्टिफिकेट देकर बोल रहा है कि मैं तो पहले ही पॉजिटिव हूं दुनिया में दूसरे बार नेगेटिव करनी है। जो कहता है पॉजिटिव वही तो नेगेटिव है। दुनिया में देखने से ही हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। थोड़ा सुनो मंदिर बन रहा है आपकी कॉलोनी में सबने डोनेशन दिया और आपने 200 रुपए मंदिर की ओपनिंग के दिन गए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो वहां पर लिस्ट लगी थी दानदाताओं की सूची जिसने 1 लाख दिए उसका ऊपर ही ऊपर नाम था और जिसने 200 रुपए दिए उसका नाम नीचे ही नीचे नाम था। और जब आप दिल्ली पब्लिक में आपका नाम नीचे नीचे देखते हैं तो आपको बनने का विचार आता है अब की बात सबके चौक पर होना चाहिए। ये विचार तो आता है जब वहां जाते हैं और देखते हैं। अगर घर पे रहते तो ये विचार आता है। अगर आप नेता हैं
एमएलए के स्वागत करते वक्त आपके मन में विचार आता है कि साला हमें भी एमएलए बनना है। अगर तुम घर पर रहते तो ये विचार आता ही, ये विचार आया ही इसलिए है तो तुम वहां गए। अकेले रहते हैं, पड़ोस के घर में पेड़ लग रहे हैं, अमरूद लग रहे हैं, अमरूद को खाने की इच्छा होती है लेकिन आप तोड़ते नहीं, क्योंकि ज्ञान है। ज्ञान क्या है? पहले को पकड़ा था, उसको मारा था, मुझे भी मारेंगे, मुझे भी पकड़ेंगे, आप अमरूद कभी तोड़ेंगे। लेकिन जब चार दोस्तों के साथ एक साथ जाएंगे तो चारों दोस्त एक दूसरे को इशारा करके समझ जाएंगे कि कोई नहीं मारा है। चारों दोस्त आंखों में आंखें मिलाकर इशारा करते हैं, सब लोग समझ जाते हैं कि अमरूद ही खाने। पहला प्रपोजल देता है, खाएंगे क्या? दूसरा डराता है, ना मारा ना, पहले जिसने खाए थे उसको मारा गया था। तो तीसरा कहता चिंता मत कर, इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं एक के सामने खड़ा हो जाऊंगा, भीड़ जुड़ी हिलेगा, मैं स्थिति बता दूंगा। चौथा कहता है कि हमारी फटती है, बीइंग ए लीडर, आज के बाद आप लीडर हैं। एक भी नेगेटिव वर्ड आपने निकाला तो फिर तुम्हारी टीम तुम्हें सबसे पहले छोड़कर जाएगी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करती है हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव। बड़ी बड़ी बातें करना, माहौल में रहना, माहौल बनाना, एंड थर्ड इज माहौल में ले जाना। क्योंकि लोगों को जब तक दिखाओगे नहीं तब तक मानेगा नहीं। मैं भी ट्रेन से आ रहा था तो जूही में उदगीर में घुस रहा था तो मैंने एक बहुत बड़ा हाथी देखा, इस होल से भी बड़ा। ये होल की साइज देख लीजिए आपने, देखो भाई पीछे देखो कितना बड़ा है। इस होल से भी बड़ा हाथी मैंने कहां देखा? आपके उदगीर में। क्या आप मान लेंगे? बड़ा बोलो यार भाई। कितने लोग जिंदा बचे? हाथ खड़ा करो, जिंदा कितने बचे? वो भाई साहब चेक कर रहे हैं, जिंदा भी जिंदा है ना? दोनों हाथ खड़ा करो, जिंदा है तो दोनों हाथ खड़ा करो, यस। इतना बड़ा हाथी मैंने देखा और आप मान नहीं रहे। इतना बड़ा लीडर बोल रहा है यार मान जाओ, आपने भैया फालतू बकवास मत कर, तेरी बहुत झेल लिया हमने, इतना बड़ा हाथी होता ही नहीं। मेरे को क्यों बिलीव है? क्योंकि मैंने देखा। आपको बिलीव क्यों नहीं है? क्योंकि आपने नहीं देखा। अगर मुझे आपको बिलीव करवाना है तो एक तरीका बचता है कि वो हाथी में आपको दिखा। अगर आप हाथी अपनी आंखों से देख लेंगे तो बिलीव होगा कि नहीं होगा? आपको बिलीव हो जाएगा तो क्या अपने भाई को बिलीव करवा देंगे? तुम घर पर जाकर कहना भाई को इतना बड़ा हाथी होता है तो भाई के गए पागल हो गए, भाई को भी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। भाई को बिलीव कब होगा? दिखाना पड़ेगा। जब तक दिखाओगे मानेगा नहीं, लेकिन आप दिखाते नहीं, बोलते आपसे बहुत बड़ा है, 500 प्रोडक्ट है, 250 ये है, 300 वो है, 12,000 दुकानें हैं, ये है वो है, फालतू की बातें बक 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 बक। अरे भगवान अल्लाह ताला ने हमारा शरीर कैसे बनाया देखो ना, आंखें आगे, नाक आगे, मुंह आगे, लेकिन कान आर पार। भगवान ने बनाए इसलिए ज्यादा को डाले तो निकाल ले, तो हम ज्यादा डालते हैं इतना इतना तो सामने वाला छोड़ देता है। दिखाओगे नहीं तो मानेगा। कंपनी दिखाओ, इनकम दिखाने के लिए मीटिंग में लेकर आओ, ट्रेनिंग में ले जाओ, फैक्ट्री दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, पिकअप दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। बोलो कम, दिखाओ ज्यादा। अभी कई लोग आपको कहते होंगे ना जो 20 साल पहले आरसीएफ ज्वाइन किए हुए, वो आपको कहेंगे आरसीएफ अभी भी चल रहा है क्या? पूछते कि नहीं पूछते? हमारे भिलवाड़ा में भी पूछते। जब आरसीएफ चल रहा था उसके हिसाब से उस समय तो 800 करोड़ का टर्नओवर था, आज तो आरसीएफ का 2400 करोड़ का टर्नओवर है और वो अभी भी तेरा चल रहा है। बेचारे उसकी गलती नहीं, क्योंकि वो देख नहीं रहा तो क्या लग रहा है? चल ही नहीं रहा, जबकि चलना अलग नहीं है और देखना। मेरा दोस्त कोविड में 2020 में मेरे पास आया, 21 में मुझे कहने लगा यार एक कोविड हो रहा है तो किसमें बिजी है? मैंने कहा यार भाई मैं तो पूरी तरह बिजी रहता हूँ, हमारी जूम मीटिंग चलती है। किसकी जूम मीटिंग? मैंने कहा आरसीएम की। तो उसने बोला आरसीएम अभी भी चल रहा है क्या? क्योंकि 2012 में उसके हिसाब से बंद हो गया। तो उसने कहा आरसीएम चल रहा है क्या?
मैंने कहा आरसीएम चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, 2400 करोड़ का आरसीएम का टर्नओवर है, 500 प्रोडक्ट है, 12,000 पिकअप सेंटर है, 250 डिपो है, इतनी फैक्ट्रियां हैं। उतना सुनाया मैंने, वो हर बार गर्दन हिलाता रहा। मैं सोचा गर्दन हिला रहा मतलब अंदर डाल रहा है, लेकिन वो बाहर निकाल रहा था, ऐसे ऐसे गर्दन डाल रहा था। अब 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद वो मेरे घर पर वापस आया ऑफिस में। 3 महीने बाद मेरे को बोला, अरे यार आजकल तो तू नजर नहीं आता, मॉर्निंग वॉक पर कहाँ जाता है? मैंने कहा तो फिजिकल मीटिंग चालू हो गई ना। कौन सी फिजिकल मीटिंग? मैंने कहा आरसीएम की मीटिंग। आरसीएम अभी भी चल रहा है क्या? और भाई इतना गुस्सा आया। 3 महीने पहले तो मैंने पूरा बताया और 3 महीने बाद वापस गिरा। तो मैंने उसको कहा यार बताया तो था। वो क्या कहता, अच्छा बताया था क्या? मैंने कहा बताया था ना, 1.5 करोड़ लोग हैं। अच्छा 1.5 करोड़ है क्या? मैंने कहा भाई बताया तो था, 12,000 दुकानें, 12,000 है क्या? ये तूने बताया था क्या? मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा भाई ये तो फिर अगली बार आएगा, फिर पूछेगा आरसीएम चल रहा है, इसका इलाज करना था। तो मैंने 2022 में 22 में आरसीएम की सेमिनार एनिवर्सरी दिल्ली, तो मैंने उससे कहा कि भाई थोड़ा इमोशनल किया, गीता का ज्ञान दिया। मैंने कहा भाई तू भी यही रह जाएगा, मैं भी यही रह जाऊंगा, तेरा पैसा भी यहीं पर, मेरा पैसा भी यहीं, दोस्ती रह जाएगी जिंदगी भर। तो भाई किन पैसों के पीछे हम दौड़ रहे हैं? भाई चलते हैं शिमला घूमने के लिए 3 दिन के लिए, सब दुनिया को यहीं पर भाड़ में डालते हैं, पैसे और मोबाइल यहीं बंद करके जाते हैं। वो इमोशनल हो गया। उसने कहा बात एकदम सही कह रहा है, मैं भी तेरे साथ 3 दिन के लिए शिमला रहने के लिए तैयार। मैंने डेट बना ली आरसीएम की यूनिवर्सिटी के 1 दिन बाद। अब जब जाना था तो 1 दिन पहले मैं उसके पास गया। मैंने कहा भाई एक तेरे को फेवर देना पड़ेगा। उसने कहा क्या? मैंने कहा भाई 1 दिन का काम है, आरसीएम की एनिवर्सरी है, जाना जरूरी है, तू मेरा भाई है, तू नहीं समझेगा तो कोई नहीं समझेगा, इसलिए तेरे से बिना पूछे मैंने हाँ कर दिया। हमें 1 दिन दिल्ली रुकना है, फिर हम शिमला जाएंगे। उसने कहा ठीक है, कितना टाइम लगेगा? मैंने ठीक है। अब वो सुबह तैयार हुआ, मैंने सूट पहना, कोट एक का बेज लगाया और उसने जींस की पैंट और टी शर्ट पहन ली और दोनों रवाना हुए। अब मेरे यहाँ कोड लीडर लिखा हुआ, वहां पर सारे लोगों को पता है तो कोड लीडर है, जितने भी गार्ड है उसने सलूट किया, मुझे वेलकम किया, अंदर लेकर गए और बिठा दिया। लेकिन उसको रोक दिया, तो उसको रोक दिया तो उसने फोन लगाना चालू किया। फोन वहां पर लगता ही नहीं, क्योंकि 35,000 लोग जब एक नेटवर्क में होते तो फोन आपस में लगते ही नहीं। जब फोन नहीं लगा तो वो लगातार रहा। 1 घंटे बाद कॉल लगा। 1 घंटे बाद जब कॉल लगा, जब मैंने कॉल उठाया तो 15 मिनट तक उसने नॉन स्टॉप गालियां, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं अभी का अभी जा रहा हूँ। फिर मैं 1 घंटे बाद वापस बाहर आया। बाहर आने के बाद उसे समझाया। समझाने के बाद मैंने कहा यार तू बैठ जाता ना। उसने कहा क्या बैठ जाता? मैंने कहा अंदर आ जाता। अरे उसने कहा मैं अंदर आना चाहता था, लेकिन इतनी भीड़ है और ये जो गार्ड खड़ा है ना, इसको मैंने कहा मैं मुकेश कोठारी का दोस्त हूँ। तो गार्ड क्या हंसते हंसते बोल रहा, सब जो भी आ रहा है यही बोल रहा है। वो आने नहीं दिया और उसे रोक लिया। तो मैंने उसको कहा भाई देख 3 घंटे थे, 1 घंटा तो तूने पास कर दिया, अब 2 घंटे का काम है, भाई बैठ जाना भाई 2 घंटे। कहाँ बैठूं? मैंने कहा अंदर बैठ जा। अंदर कैसे बैठूं? अंदर जाने की जगह नहीं है। मैंने कहा तेरा भाई घुसाएगा। मैंने क्या किया, 3 मिनट टेक्निकल को बुलाया जिनका वजन 80 किलो से ज्यादा था। मैंने उनको कहा भाई इसको धक्का लगाना और अंदर डालना। तो बड़ा भीड़ भाड़ थी वहां पर यूनिवर्सिटी में। तो मैंने क्या किया, तीनों ने उसकी पीठ पर हाथ लगाया और बोला जोर लगा के अंदर घुसा। अब अंदर तो घुस गया वो। अब 2 घंटे तक वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, किधर से जाऊं वापस। अब वो एक लाइन भी नहीं सुनी उसने यूनिवर्सिटी में, एक लाइन यूनिवर्सिटी में एक लाइन भी नहीं सुनी। 2 घंटे तक वो केवल बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, रास्ता ही नहीं मिल रहा था क्योंकि इतनी भीड़ थी। 2 घंटे बाद सेमिनार हुई, 15 मिनट तक उसने नॉन स्टॉप गालियां दी। फिर हम शिमला घूमने गए। शिमला घूमकर वापस आए, भीलवाड़ा में स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर उतरते ही हमारा एक कॉमन फ्रेंड मिल गया। कॉमन फ्रेंड ने मेरे दोस्त से पूछ लिया कहाँ गए थे? उसने कहा भाई हम शिमला घूमने गए थे और आरसीएम की मीटिंग में गए थे। उसने कहा आरसीएम की मीटिंग में? आरसीएम अभी चल रहा है क्या? किसने पूछा? तीसरे ने पूछा आरसीएम अभी चल रहा है क्या? तो मेरे दोस्त ने क्या बोला, बेवकूफ चल रहा है क्या? 2 घंटे तक तो अंदर से बाहर नहीं निकला। कोई समझ गया कि आरसीएम चल रहा है और जिंदगी में वो कभी भूल नहीं पाएगा कि आरसीएम चल रहा है। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, माहौल में ले जाना।
जो लोग रेगुलर आरसीएम की विजिट करते रहते हैं, भीलवाड़ा जाते रहते हैं, अकेडमी फंक्शन में जाते रहते हैं, ट्रेनिंग अटेंड करते रहते हैं, सेमिनार अटेंड करते रहते हैं, एनिवर्सरी में जाते हैं, जो लीग में रहते हैं, लीग से हटते नहीं, वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। ये ठीक काम कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। करें इंजन स्टार्ट? करो ऐसे। सब लोग इंजन स्टार्ट करो 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 करो। इंजन चालू करना मैं बोलता हूँ। अभी जब इंजन आप चालू करोगे तो धुआं निकलेगा। शुरुआत में बहुत धुआं निकलेगा। जो भी आदमी आएगा ना वो ध्यान देगा, इंजन चालू है। जो भी आदमी आएगा ना, मेरी बहन, इंजन चालू रखना है, नहीं तो आपका धुआं अभी निकलेगा। जैसे चला था, अभी आप लोगों के पास जाओगे ना, तो जैसे इंजन चालू करते तो शुरू में धुआं निकलता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती से धुआं धुआं, आपका भी धुआं निकलेगा। तुम लोगों के पास आओगे, लोग तुम्हारा पूरा का पूरा धुआं निकालेंगे, लेकिन तुम डरना, क्योंकि ये इंजन स्टार्ट करने की प्रक्रिया है। ये इंजन स्टार्ट करने की प्रक्रिया अगर तुमने बना दी और सीख लिया, जिंदगी में ये इंजन एक बार स्टार्ट करना पड़ता है। ये अगर एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर जिंदगी में ये बंद कभी होता नहीं। इसलिए ये भाई, ये जब तक प्रेशर नहीं मारोगे तब तक ये स्टार्ट होगा नहीं। ये बहुत कम लगवाता है, ये बिजनेस बहुत कम लगवाता है, ये धीरे 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 धीरे। लेकिन जब आपको लगता है कि इंजन स्टार्ट होने की बात आ गई है, अब यहाँ पर स्पीड बनाना जरूरी है, तो जब इंजन स्टार्ट होने वाला है उससे पहले और ज्यादा दम लगाना पड़ता है। जब तुम रोयल्टी पे जाते हो ना, तो रोयल्टी से रूबी पर आने के लिए दम लगाना पड़ता है। दम लगाना पड़ता है तो तेज घुमाना पड़ता है। जब इसको तेज घुमाते हो, एक बार अगर स्पीड बनाने की कोशिश कर लेते हो और करते जाते हो, फिर मुकेश को धरी दो। धुआं निकालने के लिए तैयार, खूब निकालेंगे। आप चिंता मत करना इसकी। ये मुकेश कुमार का भी खूब निकला है, तुम्हारा भी खूब निकलेगा, लेकिन ये धुआं निकाल दिया तो फिर आपका काम होगा। आदरणीय कादरी सर, यादव सर, टेक्निकल जो यहाँ पर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जब इस बिजनेस को कोई यहाँ पूछने के लिए नहीं तैयार था, तब इनका धुआं निकला, तब इनका धुआं निकला। एक दिन मेरे को बुला दिया इन्होंने, बिदर में आओ, और भाई साहब इन्होंने मुझे बोला बिदर में सब में 300 आदमी की तैयारी कर रहा हूँ, आदमी आए 4, फिर धुआं निकला इनका। अब इनको डर लगा कि यार मुकेश जी को डांटेंगे, तो मुकेश जी को तो धुआं करने का प्रोसीजर ही पता है। इनको डॉक्टर का भाई मुझे पता, मैंने इनको कहा है उनको परेशान हो रहे। अब ये कह रहे जो 4 आदमी आएगा उनको भी डरा रहे, ये 4 आदमी आए उनको भी मिशन में डरा रहे। पागलों, इतने लोगों की कहा था तुमने मीटिंग में बोल रहे थे। अरे मैंने कहा तुम्हारा धुआं निकल रहा है, तो रुको, ये तो प्रोसीजर है, स्टार्टिंग में इससे होती है। लोग कहेंगे क्या, करेंगे क्या, तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। लोग डिसाइड करेंगे कि लोगों को क्या करना है। जब तुमने जाने की सोच किया तो दुनिया तो धीरे धीरे तुम्हारे साथ आने ही वाली है, लेकिन एक बार भी नहीं आएगी। कुछ लोग तो आपके धुएं निकलने का इंतजार कर रहे हैं, सारा धुआं भी निकल जाएगा, बंद भी हो जाएगा, और वो देखता है कि जब बंद नहीं हो रहा है तब वो धीरे धीरे तेरे साथ आना चालू करते हैं। तो इस तैयार है, तैयार है, खड़ा करके बताओ, दोनों हाथ खड़ा करके बताओ, और एक बार बोलो ये। अगर ये धुआं निकालने के लिए तैयार है तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। आज सिर्फ के नया प्रोडक्ट है, अरे उन प्रोडक्टों में एक प्रोडक्ट ही काफी है। हेलो, सिर्फ एक प्रोडक्ट ही काफी है डायमंड जाने के। कामा ओरिजिनल प्रोडक्ट 500 है, 500 बार डायमंड जा सकते हैं आप, लेकिन एक प्रोडक्ट ही डायमंड जाने के लिए काफी है। कामा एक ऐसा मुकेश कोठारी की जिंदगी में ऐसा कभी हुआ नहीं कि माइक खराब नहीं हुआ और उसे इंजर हो गई। वैसा ही होता है, दुनिया में सब जगह होता है। तो एक प्रोडक्ट ही काफी है डायमंड जाने के लिए, एक प्रोडक्ट। ये ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसका नाम है गामा ओरिजिनल। ये गामा ओरिजिनल जो न्यूट्रास्यूटिकल है, ये नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल, दुनिया के हर न्यूट्रास्यूटिकल शरीर के हर अंग के लिए काम करते हैं।
विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन ई चमड़ी और बालों के विकास के लिए होता है, विटामिन डी मसल्स के विकास के लिए होता है, प्रोटीन खाएं तो मसल्स बनते हैं। पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल पर्टिकुलर 1 से 2-3 चीजों पे काम करते हैं, लेकिन ये गामा ओरिजिनल ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जो शरीर के सारे अंगों पर काम करता है। आज मैं ये बात गर्व से कह सकता हूं, हालांकि इस पर बड़े टेस्टिमोनियल निकले हैं और भारत सरकार ने 25 मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट इन इंडिया इसका अवार्ड अगर इस साल दिया है तो वो आरसीएम एपी ऑर्गेनिक गामा ओरिजिनल को दिया है इस साल। अगर वो मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट और भारत सरकार कह रही है तो फिर कंफ्यूज मत हो जाना, तो क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बीमारी चालू होती है तब हमें पता नहीं चलता शरीर में कि बीमारी चालू हो गई। बीमारी जब अपना रंग दिखाती है तब हमें दर्द होता है, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बायोप्सी कर चेक करता है और कहता है कैंसर हो गया श्रीमान, लेकिन ये 20 स्टेज का कैंसर है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है श्रीमान, अब केवल तुम भगवान को अल्लाह को याद करो। और मजे की बात है कैंसर हुए 85% लोग मर जाते हैं और कोई तरीका नहीं। लेकिन ऐसा ये न्यूट्रास्यूटिकल है कि अगर आपने स्वस्थ आदमी को दिया तो ये न्यूट्रास्यूटिकल आपके शरीर में घूमकर खुद पता लगाता है कि आपके शरीर में क्या बीमारी होने वाली है और उसे शरीर के किसी भी कोने में लगता है कि यहां पर कुछ होने वाला है और तुरंत वहां पर फायरिंग कर देती है। और इसी का नतीजा है कि जापान के लोगों ने सबसे पहले इसे इस्तेमाल करना चालू किया और आज पूरी दुनिया के सबसे स्वस्थ आदमी जापान में पाए जाते हैं, सबसे बूढ़े आदमी जापान में पाए जाते हैं। जापान में साला कोई मरता है, हमारे यहाँ पर 60 साल में रिटायर्ड कर दिया जाता है, जापान में 70 साल की एज है रिटायरमेंट, क्योंकि बीमारियां होती ही नहीं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, आरसीएम का गामा ओरिजिनल बीमार को जाकर दे के जाते हैं। ऐसी गलती मत करते, क्योंकि किसी को कैंसर हो गया, अब बेचारा वो 1 दिन बाद मरने वाला है और तुमने उसी समय उसको गामा ओरिजिनल दे दिया और अगले दिन वो मर गया तो सब लोग कहेंगे कैप्सूल से मर, सब तुम्हें पकड़ लेंगे। इसलिए तुम इलाज मत करना। ऐसे व्यक्ति जो मरना नहीं चाहते, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उनको ये गामा ओरिजिनल देना। ऐसी कई बीमारियां हैं, थायराइड जैसी बीमारियां जिसका कोई इलाज एलोपैथ में नहीं है, थायराइड जैसी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर देता है गामा ओरिजिनल। ये आप टेस्टिमोनियल में आप दे सकते हैं। थायराइड पर, बीपी पर, शुगर पर, डिप्रेशन पर, ओबेसिटी पर, वजन बढ़ जाता है, वजन घट जाता है, किसी भी तरह की कोई चैलेंज में आता है तो इस गामा ओरिजिनल को रेगुलर चालू कर देते हैं तो आपका काम हो जाता है। लास्ट और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। जब आप लोगों के पास जाए तो बोलना क्या है? उल्टी पुल्टी बात करोगे लोग नहीं समझेंगे। लोग से सिर्फ एक प्रश्न है, तुम मार्केट से जो प्रोडक्ट लेकर आते हो वो ओरिजिनल है, इसकी कोई गारंटी है? लोग कहेंगे गारंटी तो नहीं। गारंटी क्यों नहीं? क्योंकि सिस्टम का खराबा। सिस्टम क्या है कि जब आप कोई प्रोडक्ट लाते हो और ये पता चल जाता है नकली है तो आप दुकानदार पर केस कर देते हो। दुकानदार पर केस करते हो तो केस का रिजल्ट तब आता है जब दुकानदार और खाने वाला दोनों मर जाते हैं। और इसका फायदा इतना उठाते हैं वो लोग कि हर चीज में डुप्लीकेशन, हर चीज डुप्लीकेट मिलती है। शहर के लोग 30 साल पहले बीमार होते थे, गांव के लोग स्वस्थ होते थे, क्योंकि गांव में सारे सामान उगते थे। सब लोग चावल देकर मिर्च ले लेते थे, मिर्च देकर आटा ले लेते थे। लेकिन 30 साल से उल्टा हो गया, कॉमर्शलाइज खेती हो गई, गांव की मिट्टी की टेस्टिंग हुई और पता चला कि यहाँ पर सोयाबीन अच्छा होता है तो पूरा गांव ही सोयाबीन बो देता है। फिर क्या होता है, सोयाबीन तो गांव में बहुत हो जाता है, लेकिन मिर्च के लिए तो दुकान पर ही जाना पड़ता है। दुकानदार 2 हैं गांव में, एक महंगा देता है, एक सस्ता देता है। गांव का आदमी महंगे पे जाएगा कि सस्ते पे जाएगा? सस्ते पे जाएगा तो भाई सस्ते से अच्छा कैसे हो सकता है? सूखी हुई मिर्च 200 रुपए किलो, गांव में पिसी हुई 150 में मिलती है। आप मुझे जवाब दो, हाउ इज इट पॉसिबल? सिंग दाना, मूंगफली का दाना 120 रुपए केजी आता है, थोड़ा मान लो 100 रुपए केजी आता है।
1 केजी मूंगफली के दाने से 250 ग्राम ऑयल निकलता है। तो 1 लीटर ऑयल की 1 किलो ऑयल की रेट होनी चाहिए 400। मार्केट में तो 200 रुपये मिल रहा है, 150। हाउ इज इट पॉसिबल? तुम जिसे ओरिजिनल कह रहे हो, भारत सरकार ने खुद खाने के तेल में 30% दूसरे तेल मिलाने की अनुमति दे रही है, लेकिन खाने के तेल में सबसे घटिया तेल होता है पाम ऑयल। पाम ऑयल के अंदर अगर 3 महीने लगातार पाम ऑयल कोई फैमिली खा ले तो उसकी हार्ट अटैक का एक न एक केस आपके घर में हो जाएगा। लेकिन खाने से तुरंत बीमारी नहीं, ये लॉन्ग टर्म बीमारियां होती हैं। अब खाने का तेल जब खुद मिक्सिंग का खा रहे हैं तो सस्ता करने के लिए दूसरे तेल मिलाने की बजाय सारा पाम ऑयल ही मिला देते हैं, तब जाके वो 160-70 रुपए किलो में आप खरीदते। ऐसे एक प्रोडक्ट का अगर मैं पोस्टमार्टम करूं तो आप दिमाग से खत्म हो जाएंगे और कहेंगे कि मैं जो खा रहा हूं वो ओरिजिनल हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बाहर रेस्पॉन्सिबल कोई नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति जो माल खरीदता है उसकी कोई भी बिलिंग कंपनी के ही सॉफ्टवेयर से होती है। कंपनी का पीवी जुड़ता है तो सॉफ्टवेयर कंपनी का होता है, और कंपनी कभी भी ये डिनाई नहीं कर सकती कि ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए आप आज से करो या ना करो, डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट लेना चालू कर दो, क्योंकि ओरिजिनलिटी की गारंटी केवल डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट में है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से का लेना, नहीं कह रहा। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ले लो जो नामी है, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही बनाएगी, क्योंकि नहीं तो सारे केस उसी के ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट को आप उठाना, मार्केट से 25% रेट उसकी ज्यादा हो। हेलो, बोली बता रहा हूं, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट को उठाना, मार्केट से 25% उसकी रेट ज्यादा होती है, क्योंकि बेचारे वो दूसरों से मंगाते हैं तो दूसरे अपने प्रॉफिट जोड़ कर देते हैं। लेकिन आज से भी पूरी पृथ्वी पर एक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग की होते हुए मार्केट से 10% कम रेट में मिलते हैं, क्योंकि आज से खुद अपने प्रोडक्ट खुद बनाती है। ये हमारी टीआरपी है। तो पहला, आज से करो या ना करो, अगर आप अपनी बीवी बच्चों से, माता पिता से प्यार करते हो तो आरसीएम के प्रोडक्ट ही लेना है, डायरेक्ट सेलिंग के ही प्रोडक्ट लेना है। समझ में आ गया तो बोलो समझ में आ रहा है। समझ में दूसरा पॉइंट नंबर 2, आप जिस भी दुकानदार से अपना सामान लेते हैं उसके पास आ जाना और कहना, भाई साहब मैं 6 महीने तक लगातार आपके यहाँ से सामान लूंगा या लूंगी। कितने महीने तक? 6 महीने तक आपके यहाँ से सामान लूंगा या लूंगी। तो आपको एक ऑफर देना है कि मैं 6 महीने तक लगातार लूंगी, तो 7वें महीने का भाई साहब प्लीज मुझे फ्री दे देना। तो क्या बोलेगा? वो धक्का दे देगा आपको, चल इतना मार्जिन थोड़ी होता है कि फ्री में दे दूंगा। इट्स हैपेंड ओनली इन आरसीएम। 6 महीने तक लगातार लिया तो 7 महीने का फ्री। स्वास्थ्य लाभ मिल गया, फ्री में प्रोडक्ट मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, कमीशन मिल गया, लीडर बनने का मौका मिल गया, पॉजिटिव माहौल मिल गया, अच्छे संस्कार मिल गए। फिर भी कोई कहता मैं आरसीएम नहीं करूंगा, तो उसके दिमाग का सीटी स्कैन कराना चाहिए। जरूर कोई भारी प्रॉब्लम निकले, क्योंकि जाने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर भी सोच रहे हैं। तो भैया ये दिमाग में कोई भारी लोचा हो चुका है, अब इसका इलाज आपका वो नहीं कर सकता। तो मेरी बात आपने बहुत ढंग से सुनी है। गुड डॉट की स्टॉल बाहर लगी हुई है। गुड डॉट की स्टॉल में, क्योंकि मेरी जहाँ सरकार होती है वहाँ सब्सिडी रेट पर आपको वो टेस्ट करवाते हैं। गुड डॉट ऐसा प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान में नॉनवेज से होने वाली बीमारी को रोकने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पूरी दुनिया में अभी तक जितनी भी बीमारियां हो रही है ना, जानवरों की वजह से हो रही है। स्वाइन फ्लू, प्लेग, कोरोना, चिकनगुनिया,
ये सारी दुनिया जानवर की वजह से होगी और जानवर का मांस खाएंगे, क्योंकि जानवर को हम अननेचुरली बड़ा कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा कर बड़ा कर रहे हैं और उसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही है। बियॉन्ड मीट अमेरिकन कंपनी के सोचने से आरसीएन ने गुड डॉग की कंपनी स्टार्ट की और ऐसी फीड तैयार कर दी जो दिखने में नॉनवेज लगे, जो खाने में नॉनवेज लगे, जो प्रोटीन में नॉनवेज से ज्यादा है और मजे की बात है वो 100% प्योर वेज है, पता ही नहीं लगता। अब लोग ऐसा होता ही नहीं होता, मुकेश कुमारी सच बोलता है कि झूठ बोलता। 50 रुपए में आपको डाइट मिलता है, यहाँ पर खाइए, खाना तो आप वैसे ही खाएंगे, उल्टा पुल्टा वैसे ही खाएंगे, एक बार स्वस्थ खा के देख लीजिए, ये भी पता चल जाएगा कि मुकेश सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। साथ में आपको एक मौका मिलेगा, बर्फी भी आई है यहाँ पर और बर्फी थोड़ी कम आती है, तो आप लड़ाई झगड़ा मत करना, झपड़ पट्टा मत करना, 2 जने मिलकर एक पैकेट ले लेना, क्योंकि 100 रुपए का ही है, अगर सबको नहीं मिले तो नाराज मत होना। बहुत बहुत धन्यवाद कादरी साहब का कि इन्होंने मुझे बुलाया। कादरी साहब ने एक बार जोरदार ताली बनाए और बहुत कादरी साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंजलि का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम सर, और आदरणीय गुरु मुकेश जी का भी अदा करते हैं। और जितने भाई बहने आज यहाँ उपस्थित हुए, नज़दीक से, दूर से, प्रॉपर से, उन सबको भी धन्यवाद। और रुडॉट की स्टॉल यहाँ है। अभी सर तुरंत, क्योंकि सर को बिदर निकलना है, लेकिन मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 4 कदम पर ही आरसीएम बाजार है, नीचे उतरेंगे, सभी को पता है। सीनियर साथी सर को लेकर साथ में चलेंगे। यहाँ पर सर 10 मिनट के लिए बाजार पे जाना विजिट करेंगे, जिसको फोटो वोटो ले लेना है वहां पे ले, यहाँ ना ले। 10 मिनट के बाद फिर सर निकलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 24 फरवरी को हम सभी साथी दोबारा से यहाँ आदरणीय दिनेश जी चौधरी सर को सुनने के लिए आएंगे। थैंक यू।